बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 404 का लेसन नंबर 32 करेंगे। आज के लेसन में हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। पर्सनालिटी होती क्या है, पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग इसके मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के को ना 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कौन कौन से MCQs इंपॉर्टेंट हैं। बाकी शॉर्ट लॉन्ग तो आप लोगों को पता है कि वो कहीं से भी उठा के दे देते हैं। खैर, जितना ज़्यादा कोई मुझे जो जो टॉपिक्स हो ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको वो भी साथ में बता दूंगी, ठीक है। हम लोग चलते अपनी वीडियो की तरह, वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हम लोग आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्सनैलिटी की बारे में बात करते हैं। पर्सनैलिटी होती क्या है? देखें, हर इंसान में ना मुख्तलिफ किस्म के करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, और उनके वो जो यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये हमारे बिहेवियर्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को, हमारे इंटरेक्शंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब किसी भी इंसान के अंदर ये जो मखसूस किस्म के करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। और हम पूरी ज़िंदगी इन्हीं एक तरीक़ों के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारी पर्सनैलिटीज़ फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि अगर आप लोग देखें इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक आप अपनी पर्सनैलिटी को ढाल सकते हैं, ठीक है। इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स होती हैं उनको देख के आप लोग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जहाँ पे जो आप लोगों को लगता है ना कि यहाँ पे मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उसके मुताबिक आप लोग खुद को जो है ना बेहतर बना सकते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा अफेक्टिव हो, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अफेक्टिव हो। हर इंसान के अंदर ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती। उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि इनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि आपके इनर एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर। इनर एक्सपीरियंसेस का मतलब ये है कि आपके दिमाग के अंदर चलने वाली चीज़ें, जैसे कि थॉट्स वगैरह हो गई, ठीक है, आपकी सोच, आपके सोचने का अंदाज, आपके बिलीव्स, आपके वहम, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इनर एक्सपीरियंसेस के अंदर आती हैं। आपके बिहेव करने का अंदाज़, आप लोगों के सोचने का अंदाज़, जो कि बाकी सारे कल्चर से एक तो बिल्कुल डिफरेंट हो और इनफ्लेक्सिबल हो, यानी कि एक जैसा हो, आप लोग चेंज ना करते हो, सारे सिचुएशन से सेम ही रखते हो, तब हम लोग बोलेंगे कि आपके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। अब जिन लोगों के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है ना, उनके सोचने का पैटर्न एक जैसा होता है, एक ही तरीके से बार बार चीज़ों को सोचेंगे, और उनका जो बिहेवियर होता है ना वो भी एक जैसा ही होता है। इससे उनको नुकसान होता है, खुद भी नुकसान होता है उनका, अपने बारे में उनको, इवन कि उनको अपने बारे में ठीक तरीके से सेंस ही नहीं होती कि हमें कैसे अपनी पर्सनैलिटी को बनाना चाहिए। वो होते हैं कि बस जैसे होते हैं ना खुद को बस वैसे ही रखते हैं, चेंज नहीं करते, और इनके इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत ख़राब होते हैं। ये होता है ना, मतलब जज्बाती तौर पे किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना, सेंसिटिव होना। इनके गोल्स भी इस तरीके से अफेक्ट होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है ना फॉर एम्पैथी, यानी कि दूसरों को समझने की जो सलाहियत होती है, ये भी इनके अंदर नहीं होती, मतलब वो भी थोड़ी गड़बड़ होती है उसमें। और जो कैपेसिटी फॉर इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब होता है किसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, तो इनके अंदर ये वाली कैपेसिटी भी इतनी कोई ख़ास नहीं होती कि वो ठीक तरीके से दूसरों के साथ रिलेशनशिप बना सके, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी पर्सनैलिटी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही ख़राब है, तो वो कैसे दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब ये वाली जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं ये ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, इनके अंदर पाई जाने वाली बहुत ज़्यादा, मतलब एक शदीद लेवल तक पाई जाती है, डिसफंक्शनल होती है, यानी कि इनको खुद नुकसान भी होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल। जिस इनको प्रॉब्लम्स भी होते हैं, अपने लिए भी इनको मसले होते हैं, नफ्सियाती तौर पर खुद भी ये तकलीफ का बायस बनते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अच्छा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होती है ना ज़्यादातर एडोलेसेंस में स्टार्ट होती हैं। एडोलेसेंस जो पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल जब आप लोग टीनेजर्स होते हैं ना, उस वक्त ज़्यादातर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्टार्ट होती हैं, या अर्ली अडल्टहुड में होती हैं, यानी कि ये 20, 21, 22 साल की उम्र, इस उम्र में ज़्यादातर होती हैं, और ये वक्त के साथ साथ स्टेबल रहती हैं, और इससे बहुत सारे नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है। ये वाली जो डिसऑर्डर्स होती हैं ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, तमाम जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं उन सब में से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी को ही चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे वो लोग जिनको ये वाली डिसऑर्डर्स होती हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि उनके अंदर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पाया जाता है। उनको खुद डिफ़िकल्टीज़ को वो ट्रेस नहीं कर पा रहे होते कि उनके सोचने में और बिहेव करने के अंदाज में कोई ना कोई ख़राबी है। वो लोग जिनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाई जाती है उनके अंदर और भी बहुत सारी डिसऑर्डर्स फिर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी,
ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है ना वो पेपर में आता है कि कोमॉर्बिडिटी जो होती है ना ये किस डिसऑर्डर में पाई जाती है, तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पाई जाती है। अब DSM-5 क्या करता है कि वो कहते हैं DSM-5 में 10 किस्म की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, और इन 10 किस्म की डिसऑर्डर्स को ना 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 3 क्लस्टर्स में। जो क्लस्टर ए है इसमें तमाम वो इंडिविजुअल्स जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही अजीब सी होती है, दूसरे लोगों से बिल्कुल हट के होती है, अजीब पर्सनालिटी होती है ना, अजीब इनके बिहेवियर होते हैं, वो क्लस्टर ए में होते हैं। इनमें जो डिसऑर्डर होती है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, क्लस्टर बी वो वाले इंडिविजुअल्स जिनकी जो होती है ना पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होती है, इमोशनल होती है, ठीक है, मतलब वो एक्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यूँ समझ लें, बनावट होती है उनके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा, वो क्लस्टर बी में आते हैं। इसके अंदर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये इसके अंदर आती हैं। और क्लस्टर सी के अंदर वो वाले इंडिविजुअल्स जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और खौफजदा रहते हैं, वो सारी की सारी इस क्लस्टर सी के अंदर आती हैं डिसऑर्डर्स। इसमें आ जाती हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन सारी डिसऑर्डर्स को हम लोग जो है ना बारी बारी में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ओवरऑल जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं ना उनका सारा हम लोग क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले मेन बात तो यही है कि कॉन्टिन्यूसली इंसान के जो इनर एक्सपीरियंसेस यानी कि उसके सोचने का अंदाज और उसका जो बिहेवियर होता है वो बाकी तमाम कल्चर से हट के होगा, ठीक है, बाकी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी 2 एरियाज के अंदर खराबी पाई जाएगी, या तो इंसान के कोग्निशन में यानी कि सोचने के अंदाज में, चाहे वो अपने बारे में कुछ सोच रहा है, खुद को इंटरप्रेट कर रहा है, दूसरे लोगों को इंटरप्रेट कर रहा है, इवेंट्स को इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगा, गलत तरीके से सोचेगा। एक तो ये चीज़ होती है। उसके बाद अफेक्टिविटी का ये मतलब होता है कि जज्बाती तौर पे वो जो रिस्पॉन्स देगा ना, एक तो वो रेंज उनकी नहीं ठीक होगी, शिद्दत भी उनकी ठीक नहीं होगी, यानी कि होता है ना कि इतनी शिद्दत का ही इमोशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए, उससे हट के होगी। और उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऐसे होंगे कि जो कि ठीक नहीं समझे जाते सोसाइटी में, इनको लेबल लगा दिया जाता है, उनको गलत समझा जाता है, और गैर माकूल होंगे इनके इमोशनल रिस्पॉन्सेज, और ये अफेक्टिविटी में आता है। उसके बाद इनकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग में कोई ख़राबी होगी, इम्पल्स कंट्रोल में भी ख़राबी होगी, यानी कि होता है ना कि इंसान एकदम से चीज़ों को रिएक्ट करता है, या कोई भी काम हो तो उसके ऊपर एकदम से बगैर सोचे समझे डिसीजन ले लेता है, तो इसके अंदर इन लोगों के अंदर भी ये एक मसला होगा कि उनके अंदर इसी तरह की खराबियाँ पाई जाएंगी। अच्छा, उसके बाद इनमें ये होगा कि इनकी जो होते हैं ना ये वाला पैटर्न सोचने का और बिहेव करने का, ये इनफ्लेक्सिबल होगा, यानी कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, चाहे पर्सनल सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन है, इनकी पर्सनालिटी सेम रहेगी, इनकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होगी, इनके बिहेव करने का अंदाज, सोचने का अंदाज बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। अच्छा, इससे इनका ये जो एक पैटर्न होगा ना, इनका ये जो एक तरीका होगा, इसकी वजह से इनको खुद मुख्तलिफ किस्म के एरियाज के अंदर स्ट्रेस का और इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ेगा। इनका ये पैटर्न है स्टेबल होगा, लंबे अरसे तक चलेगा, इवन के इसको अगर आप लोग ट्रेस बैक करें तो उसका ताल्लुक एडोलेसेंस से होगा या फिर अर्ली अडल्टहुड से होगा। अब ये वाले इनके अंदर जो पैटर्न्स पाए जाते हैं ना, ये आप किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं पाए जाएंगे। अगर तो किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है हम लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, वो तो कोई और डिसऑर्डर होगी ना। लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए होना ज़रूरी है कि इंसान के अंदर कोई और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये सिम्टम ना हो। वैसे अगर उसके अंदर ये वाले सिम्टम्स नजर आए तभी हम लोग उसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कर सकते हैं। और ये वाले जितने भी इसके पैटर्न्स होते हैं ना इंसान के कॉन्टिन्यूसली बिहेव करने के और सोचने के, ये किसी सब्सटेंस या मेडिसिन का भी अफेक्ट नहीं होगा, ना ही किसी और मेडिकल कंडीशन का अफेक्ट होगा। अब इसके हम लोगों ने जो 3 क्लस्टर्स पढ़े हैं ना, उस क्लस्टर के बारे में हम लोग बारी बारी स्टडी करते हैं। क्लस्टर ए आज के चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, और क्लस्टर बी और क्लस्टर सी जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगला जो लेक्चर है ना वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और वो थोड़ा लंबा भी है, क्योंकि उसमें कोई तकरीबन 10 पेजेस का वो लेक्चर एक है, तो थोड़ा लेक्चर लंबा जाएगा अगला लेक्चर। अच्छा, क्लस्टर ए के अंदर सारी की सारी वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आती हैं जो कि बहुत अजीब होती हैं, जैसे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड और स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसमें वो लोग होते हैं जिनके बिहेवियर्स बहुत ही हमें अजीब नज़र आते हैं। आमतौर पे एक मामूली या आम इंसान के अंदर ना इस तरह के बिहेवियर्स हमें नज़र नहीं आते।
और ज़्यादातर बिहेवियर इस तरह के होते हैं जैसे कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के अंदर नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज होते हैं, दूसरों सोसाइटी से लोगों से दूर रहने वाले होते हैं, इनके अपने मखसूस अंदाज होते हैं चीज़ों को सोचने का और चीज़ों को परसीव करने का। और इसमें ये होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के साथ इनको हम लोग डायरेक्टली रिलेट तो नहीं करते, लेकिन ये है कि जिन लोगों वो लोग जिनके करीब के रिश्तेदारों में स्किज़ोफ्रेनिया पाया जाता है ना, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं क्लस्टर ए के डिसऑर्डर्स के, जो है ना वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एमसीक्यूज़ भी आता है कि कौन सी डिसऑर्डर होती है जो कि उस इंसान में ज़्यादा होती है जिसके करीब के रिश्तेदारों में स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा होता है। तो ये ऑड पर्सनैलिटीज़ और यानी कि क्लस्टर ए की जो पर्सनैलिटीज़ डिसऑर्डर्स होती हैं ना, वो इसके अंदर आती हैं। अब क्लस्टर ए में जो तीनों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती हैं, इसको हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान किसी पे ना बिलीव नहीं करता, शक करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर बात पे वो शक करेगा और इसको हमेशा इसने अपने बिलीव्स बनाए हुए होते हैं। इसको लगता है कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ना मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कि जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उसके बारे में भी ये शक करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में एहतियात करते हैं, ख़ुद को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। इनको हर जगह पे ख़तरे ही ख़तरे नज़र आते हैं। वो लोग जिनको इस तरह की डिसऑर्डर होती है, उनको यही लग रहा होता है कि दूसरे बंदे मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ों को खुद से मीनिंग्स निकाल लेते हैं जो कि गलत मीनिंग होते हैं, हालांकि उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। और किसी की भी वफादारी को, किसी के भी एतमाद को बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं, दूसरों के ऊपर बिलीव नहीं करते, दूसरों से दूर रहते हैं, सर्दमहरी का इजहार करते हैं। और ये जो इनकी जितनी भी सस्पिशंस होते हैं, जो शकूक व शुबहात होते हैं, बिल्कुल गलत होते हैं, बिल्कुल गैर माकूल से होते हैं, लेकिन डाइल्यूजनल नहीं होते। डिल्यूजन्स और चीज़ होती है, एक वहम होता है ना, उस तरीके से नहीं। लेकिन इनके जो आइडियाज़ होते हैं ये भी पक्के होते हैं, मतलब ये अपनी बात से हटते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि डिल्यूजन्स में तो ये होता है कि इंसान बिल्कुल पक्का हो जाता है अपनी सोच के ऊपर जो उसने बना लिया होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इतना ज़्यादा पक्का नहीं होता। यही वजह होती है कि डिल्यूजन से इनका ये एक जो है ना वो डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि डिल्यूजन्स में इंसान जो एक वहम बनाता है ना, वो बहुत अजीब से भी होते हैं। डिल्यूजन एक इंसान ये भी डिल्यूजन बना सकता है कि भाई मैं रात को सोया हुआ था, किसी ने मेरे पेट में छुरी मारी और मेरी आंतें निकाल के ले गया, जो जैसा कि वो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं ना, या वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में भी, मतलब एक इंसान अगर कोई वहम बना लेता है जो कि बहुत ही अजीब किस्म का वहम होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। इसमें इंसान ऐसे वहम नहीं बनाता जो कि पॉसिबल ही नहीं होते रियलिटी में। डिल्यूजन्स में इंसान ऐसे वहम बनाता है जो कि रियलिटी में इम्पॉसिबल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इंसान वही वहम बनाएगा जो कि रियलिटी में पॉसिबल होते हैं। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो ये है कि हर किसी पे शक करते हैं, एतमाद नहीं करते, और ये अडल्टहुड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मुख्तलिफ हर किस्म के हालात में, चाहे किसी भी किस्म के हालात हो, उसमें इंसान की सोच सेम ऐसी ही रहती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें इंसान के अंदर चार से ज़्यादा चीज़ें होना ज़रूरी होता है, तभी हम लोग ये कहेंगे कि उसके अंदर पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक तो ये है कि वो शक करेंगे बहुत ज़्यादा, और शक उनको यही होगा कि दूसरे मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा इनको शक होगा दूसरों की लॉयल्टी के ऊपर, जो फ्रेंड्स और जो करीबी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, करीब के जितने भी ताल्लुकात वगैरह इनकी जिन लोगों के साथ होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करेंगे। और इसके अलावा ये दूसरों के ऊपर ना एतमाद भी नहीं करते, दूसरों के साथ अपनी कोई बात शेयर भी नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे ना, तो दूसरे लोग इसी इन्फॉर्मेशन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दूसरों की बातों के अंदर छुपे हुए मीनिंग्स खुद से निकाल लेते हैं, या कोई ऐसी बेतुकी बातें निकाल लेते हैं जिनका कोई रियलिटी के साथ ताल्लुक ही नहीं होता, गलत बातें जज करते हैं। और उसके अलावा परसिस्टेंटली बियर्स ग्रजेस। ग्रजेस का मतलब होता है रंजिशें, यानी कि ये रंजिशें पाल लेते हैं। अगर इनको थोड़ी सी इंसल्ट फील हुई या किसी को गलती से भी अगर वो जख्मी हो गए ना किसी की वजह से, तो बस उसको कभी भी उन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। और इनको ये भी लगता है खुद से ही ना, इनको यूं लगता है कि दूसरा बंदा मेरे कैरेक्टर पे या मेरी रेपुटेशन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, इनको ऐसा फील होता है, और ऐसा फील करने के बाद ये बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, फिर अगले बंदे पे काउंटर अटैक भी करते हैं। उसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, उसकी रेपुटेशन के बारे में भी बात करते हैं। बार बार शक करते हैं, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, बगैर किसी बुनियाद पे शक करते हैं। इवन के अपना जो स्पाउस होता है, अपना लाइफ पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर, उस पर भी बहुत ज़्यादा शक करते हैं।
अच्छा, इसमें और क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो कोर्स होता है उसके दौरान पैरानॉइड डिसऑर्डर नहीं हो सकता, ना ही बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान हो सकता है, ना ही डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ हो सकता है, या जितनी भी दूसरी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होती हैं ना, अगर वो हैं तो इंसान को पैरानॉइड डिसऑर्डर नहीं होगा, और ना ही आप लोग इसको किसी और मेडिकल कंडीशन के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा हाँ, ये वाला जो क्राइटेरिया होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि ये वाला क्राइटेरिया इंसान के अंदर पाया जाता है और फिर इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया से पहले अगर किसी इंसान के अंदर ये वाला क्राइटेरिया पाया जाता है तो फिर आप लोग इसके साथ प्री मॉर्बिड जो है ना उसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आप लोग उसको बोलेंगे। और प्री मॉर्बिड इसलिए कहते था कि पता हो कि इसके अंदर पहले ही वाले पर्सनालिटी डिसऑर्डर था और अब इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। अच्छा, जो दूसरी टाइप होती है ना क्लस्टर ए की, वो होती है स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, सोशल रिलेशनशिप्स बिल्कुल ख़त्म कर देता है, अकेला रहना चाह रहा होता है, और इसमें जो है ना अपने इमोशंस का भी दूसरों के सामने इजहार नहीं करता, दूसरे लोगों के साथ कोई क्लोज रिलेशनशिप भी नहीं बनाता, सोशल कॉन्टैक्ट को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है। और वो अवॉइड इस वजह से नहीं करता कि उसको कोई शक होता है कि दूसरे उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं होता, बस वो वैसे ही वो फील करता है कि मुझे ना अकेला रहना है, ठीक है, वो प्रेफर ये करता है कि मैंने अकेला रहना है। ऐसे ट्रेड्स जिन लोगों के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग लोनर्स बोलते हैं। इसमें ये ना तो कोई एफर्ट करते हैं दोस्तियां बनाने की, और ना ही इनको कोई दोस्तियां बनाने का शौक होता है। इवन कि इनको सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में भी इंटरेस्ट बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। इवन कि अपनी फैमिलीज में भी इनको इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। ये जॉब्स भी इस किस्म की ही ढूंढते हैं जिसमें उनको दूसरों के साथ बहुत ही कम कॉन्टैक्ट रखना पड़े, ठीक है। और उसके अलावा अगर काम के हवाले से कोई रिलेशनशिप बनाना पड़े तो एक हद तक ही बनाते हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है लोगों के साथ। सोशल स्किल्स इनके वीक ही होते हैं, जाहिर सी बात है दूसरों के साथ इतना मिलना जुलाना ही नहीं है तो उन्होंने सोशल स्किल्स क्या सीख रहे हैं। अगर ये शादी करते भी हैं तो कोई गहरा रिलेशनशिप भी नहीं बनाते अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से इनकी फैमिली और मैरिटल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखते हैं, सिर्फ अपने ऊपर, और चाहे आप लोग इनकी तारीफ करें चाहे आप लोग इनको क्रिटिसाइज करें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी फीलिंग्स नहीं दिखाते ये, ना ही खुशी का इजहार करते हैं ना ही ये किसी गुस्से का इजहार करते हैं। बिल्कुल एक रोबोटिक एक स्टाइल होता है इनका, और चाहे आप लोग इनको अटेंशन दें चाहे आप लोग इनको एक्सेप्ट करें ना करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इनकी ठंडी पर्सनैलिटी होती है, ह्यूमरलेस, कोई मजाक कोई हंसी नहीं, बिल्कुल डल पर्सनैलिटी होती है। जनरली ये यही चाह रहे होते हैं कि दूसरे लोग हमें इग्नोर करें, और वाकई में ये चीज़ में कामयाब हो भी जाते हैं कि दूसरे लोग इनको वाकई में फिर इग्नोर ही करते हैं इनके अपने सारे बिहेवियर की वजह से। मर्दों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू द वुमेन, और मर्दों को फिर और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसमें सेम एक तो चीज़ यही है कि सोशल रिलेशनशिप से ये दूर होते हैं अपने, और इंटरपर्सनल सेटिंग्स में यानी कि जब दूसरों के साथ मिलना मिलाना होता है तो एक्सप्रेशंस का इजहार नहीं करते, बिल्कुल एक हद तक ही करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। और अडल्टहुड के शुरू में ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, और मुख्तलिफ वेराइटीज़ चाहे कोई भी सिचुएशन हो उनमें इनके सेम यही पैटर्न्स मौजूद होंगे। 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ इनके अंदर मौजूद होनी चाहिए। एक तो ये है कि ना ही इनको क्लोज रिलेशनशिप की ख्वाहिश होती है और ना ही ये क्लोज रिलेशनशिप को इंजॉय करते हैं। इवन कि अगर फैमिली का हिस्सा भी बन के बैठे हुए हैं तो भी उनको कोई इंजॉयमेंट वगैरह नहीं होती। ऐसी एक्टिविटीज़ को चूज़ करते हैं जो कि अब ये अकेला कर सकें, और इनको सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिससे ना इनको प्लेयर मिलता है, वरना इतना ज़्यादा ये प्लेयर भी नहीं हासिल करते एक्टिविटी से। क्लोज फ्रेंड्स इनके नहीं होते, किसी के साथ अपनी बात भी नहीं शेयर करते, बस जो करीब के रिश्तेदार होते हैं वही बस क्लोज होते हैं, उसके अलावा और कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाते। और चाहे आप लोग इनकी प्रेज करें यानी कि तारीफ करें, चाहे आप लोग इनको क्रिटिसाइज करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जज्बाती तौर पे बिल्कुल ये ठंडे होते हैं, दूसरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता दूसरों के होने ना होने से। अच्छा, ये चीज़ भी है सेम वैसे ही जो हम लोगों ने पिछले डिसऑर्डर में पढ़ी थी कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और उसके बाद जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो भी होती हैं उनके कोर्स के दौरान ये वाली जो डिसऑर्डर होती है ये हमें नजर नहीं आएगी, और ना ही आप लोग इसको किसी और मेडिकल कंडीशन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी जो डिसऑर्डर होती है ना क्लस्टर ए की, वो होती है स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें इंसान के जो इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें शदीद डिस्कम्फर्ट फील करता है।
क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ भी अगर इंसान बैठा हुआ होगा ना तो वो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती है। सोचने के अंदाज बहुत ही अजीब होते हैं और दूसरों के बिहेवियर को भी अजीब तरीके से ही वो परसीव करते हैं। और जब दूसरों के करीब रहेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। हमेशा ये आइसोलेशन ढूंढते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा इनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उसके साथ मिलना मिलाना भी इनका काम होता है। इनको यही होता है कि हमने बस अकेला रहना है। और इवन कि अगर बहुत सारे लोगों के सामने के साथ बैठे हुए भी होंगे तब ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। ये पैरानॉइड और स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर दोनों से ज़्यादा ये वाली सीवियर कंडीशन होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोग जो इंसान होते हैं इनको स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, उनको आप लोग ऑब्जर्व करके ही उनके थॉट्स और बिहेवियर्स आपको पता चल जाता है कि ये एक डिस्टर्ब्ड बंदा है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनका एक तो ये होता है कि believes that unrelated events pertain to them in some important way, यानी कि इनका ये बिलीव होता है कोई एक ऐसा इवेंट जिनका उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, फिर भी आप उनको यूं लगता है कि ये कोई चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से एक इल्यूजन्स वगैरह बना लेते हैं और इनको ये लगता है कि बाहर कोई कुव्वत है जो कि मुझे बार बार अफेक्ट कर रही है। इस तरीके से इनके जो है ना वो इल्यूजन्स वगैरह बन जाते हैं। इवन के ये खुद को कभी कभार ऐसा भी देखते हैं कि मेरे अंदर एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज़ पाई जाती हैं, यानी कि मैं वो चीज़ें भी सेंस कर सकता हूँ जो कि दूसरे नहीं सेंस कर सकते। कुछ लोगों का ऐसा बिलीव होता है कि मैं जादुई तौर पर दूसरों को कंट्रोल भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर मैजिकल पावर भी मौजूद है। और इसमें क्या करते हैं कि बार बार खुद को चेंज करने की भी कोशिश करेंगे, खुद को बार बार ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, अजीब अजीब से कपड़े पहनेंगे। इनके जो इमोशंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट होते हैं, हंसी मजाक नहीं करेंगे, गैर माकूल से इनके जो है ना वो इमोशंस वगैरह होंगे। और people with the schizotypal personality disorder would have often great difficulty keeping their attention focused। इनको एक चीज़ के ऊपर तवज्जो मरकूज रखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इनकी जो कन्वर्सेशन होता है, जो बात करने का अंदाज होता है वो भी अजीब सा होता है। कभी कोई बात कर रहे होते हैं, कभी कोई और बात कर रहे होते हैं। इन ये जो मुख्तलिफ जुमले बोल रहे होते हैं ना उनके दरमियान हमें कोई एसोसिएशन भी नहीं नजर आता, यानी कि एक फ्लो में ये बात नहीं करते, बात करते करते किसी और टॉपिक की तरफ निकल जाएंगे। और इनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव होती है। कोई इनको ख्याल ही नहीं होता कि हमने कुछ कमाना है या खुद को कुछ हम लोगों ने बनाना है, या कोई इनके अंदर नहीं होती। इवन के ये ऐसे काम चुनते हैं जिसमें इन लोगों को कोई एफर्ट ही ना करनी पड़े, चाहे अपनी कैपेसिटी के बहुत नीचे काम हो, निचले दर्जे के काम हो, फिर वो करेंगे कि कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे। और ना ही इनको कोई ज़रूरत होती है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, अकेला अकेला ही ज़्यादातर ये रहते हैं। इसमें पैटर्न्स यही पाए जाते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यही है कि इसमें कॉन्टिन्यूस इंसान का ऐसा पैटर्न होता है कि सोशल और इंटरपर्सनल जो होती है ना डेफिसिट्स होती हैं, यानी कि रिलेशनशिप ठीक नहीं बनाते और शरीर बेचैनी भी फील करते हैं। और उनके अंदर ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है कि ये क्लोज रिलेशनशिप्स बना सकें। और कोग्निटिवली या परसेप्चुअली इनके अंदर डिस्टॉर्शंस होती हैं, चीज़ को ठीक तरीके से समझ नहीं सकते, अजीब से इनके बिहेवियर्स होते हैं। अर्ली अडल्टहुड में ये वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में ये सेम ही रहती हैं। आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, अच्छा आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस का ये मतलब है कि ये खुद को ना बहुत महान समझते हैं, खुद को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं। और इसके अलावा इनके अजीब से बिलीव्स होते हैं और इनकी जादुई सोच होती है। वो ये समझते हैं कि मैं दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, या मेरे अंदर कोई शक्तियाँ मौजूद हैं, यूँ समझ लें, ठीक है। जो कि हमारे कल्चरल नॉर्म से हट के जो बिहेवियर्स होते हैं ना, जो सोच होती है वो होती है। और उनको ये लगता है कि हमारे अंदर ना छठी हिस्स पाई जाती है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि मैं जिस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि दूसरा वो चीज़ जान ही नहीं सकता। इन्होंने अपने तोहमात बहुत ज़्यादा बनाया, तोहम प्रस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। और इनका यही बिलीफ होता है कि मैं दूसरों को देख के ही ना मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। इस तरीके के जो है इनके जो है ना वो बिलीफ्स वगैरह होते हैं। और इनके गैर मामूली परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उनको वो चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, वो तजर्बात होते हैं इनके जो कि रियलिटी में होते ही नहीं है। अजीब सी बात करने का अंदाज और सोचने का अंदाज बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर एलेबोरेट करके बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। और सस्पिशियसनेस होती है, पैरानॉइड आइडिएशन, यानी कि जो चीज़ रियलिटी में पाई नहीं जाती और होता है यानी कि शक पाल लेना, वहम पाल लेना, वो चीज़ होती है इनके अंदर। और उसके अलावा इनअप्रोप्रिएट गैर माकूल इनका बिहेवियर होता है। बिहेवियर इनका अजीब होता है, दूसरों से हट के होता है, थोड़ा दूसरों से डिफरेंट होता है। और क्लोज फ्रेंड्स इनके नहीं होते। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के यानी कि करीब के रिश्तेदारों के अलावा कोई ऐसा कोई साथी वगैरह नहीं होता जिनके साथ ये अपनी बातें शेयर कर सकें।
और उसके अलावा क्या होता है, सोशल एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा होती है, जो कि फिर इनके अंदर पैरानॉइड फियर्स भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को। They does not diminish with the familiarity and tends to be associated with the paranoid fear rather than the negative judgments about self. अच्छा, अपने बारे में नेगेटिव जजमेंट्स ये नहीं बनाते, दूसरों को नेगेटिवली जज करेंगे, दूसरों के ऊपर इनको यही होता है ना, मैंने आपको पहले बताया ना कि इनकी होती है कि हम लोग हमारे अंदर ना कुछ जादुई चीज़ पाई जाती है, हम लोग दूसरों को देख के ना उसकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम उनको जो है ना वो मुस्तकबिल बता सकते हैं, इस तरह की इनकी सोच होती है। अपने बारे में नेगेटिव जजमेंट्स इन लोगों की नहीं होती। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और साइकोटिक फीचर्स हो, जितनी दूसरी जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होती हैं ना, उनके कोर्स के दौरान हमें स्किज़ोट्रिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नज़र नहीं आएगा। अगला जो लेक्चर होगा ना, उसमें हम लोग क्लस्टर बी और क्लस्टर सी की सारी डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, और फिर इंशाल्लाह उससे अगले लेक्चर में हम लोग किसी और डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। इसमें मेन चीज़ें यही है कि आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लस्टर ए में कौन कौन सी होती हैं, क्लस्टर बी में कौन सी, क्लस्टर सी में कौन सी हैं। इनका ये जो ए वाला जो क्राइटेरिया होता है ना, अगर आप लोग इसको याद कर लेना, आप लोगों को सारे का सारा यूँ समझने के याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।